Hello students and namaste. I'm Shiny Gupta and welcome to my channel The Shining Stars. तो कैसे हैं मेरे सब shining stars? I really hope you all are fantastic in whatever way you are. So I think and I really hope you all are enjoying our mother nature. You all are feel the mesmerized beauty of this nature. We should enjoy every season and I really hope you all are enjoying. Don't say कि ठंड बहुत है हमें बहुत ठंड लग रही है कितनी ठंड हो गई है ना. Just ignore these terms, okay? ठीक है, ये तो हो गई एक्स्ट्रा बातें. अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर की. तो आपको पता है कि हमारा जो यूनिट 5 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो भी कंप्लीट हो चुका है. और आज हम कुछ डिस्कस करेंगे इसी यूनिट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और इन्हीं एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है आपको समझाने के लिए. ठीक है, तो इसका पर्पस सिर्फ यही था कि मैं एमसीक्यूज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और एमसीक्यूज पे जब आप आओ तो आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सो दैट कि आप हर तरह का एमसीक्यू जो है वो इजीली अपने ब्रेन की हेल्प से आप क्विकली दे पाओ और एक्यूरेटली भी दे पाओ डेफिनेटली. ठीक है, तो क्विकली प्लस विद एफिशिएंसी एंड विद एक्यूरेसी आप में अपने आप वो बिल्ड हो जाए. तो यही मेरा मेन पर्पस था बिहाइंड स्टार्टिंग दिस क्रैश कोर्स of statistics for the JKSSP exam. So let's get started with the first MCQ of this unit 5, that is measures of central tendency. Okay, the first question number is, which of the following is not a measure of central tendency? देखिए, आपका जो JKSSB का एग्ज़ाम है ना, ये आप कह नहीं सकते कि इजी होगा या टफ होगा. कई बार कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही बेसिक होते हैं और कई बार जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रखते हैं और क्वेश्चंस लिटिल बिट कह सकते हो आप टफ होते हैं. और मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, वो ट्विस्ट किए होते हैं. होते वो ईजी हैं, उनका आंसर भी एकदम आराम से सिंपल आप खुद निकाल देते हो. लेकिन पहले क्या होता है, वो थोड़े से ट्विस्ट किए होते हैं, थोड़ा सा उनको ट्विस्ट करके वो ऐसे वो क्वेश्चन वहाँ पे पुट करते हैं कि स्टूडेंट जो होता है ना वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे जो लैंग्वेज थोड़ी उन्होंने यूज़ की होती है थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड किया होता है उन्होंने क्वेश्चन को. पर जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ना, और मैं तभी कहती हूँ हर एक वर्ड पे ना फोकस करना है आपको, किसी भी वर्ड को इग्नोर नहीं करना है. 3-4 बार अटेम्प्ट दो, 4-5 बार अटेम्प्ट दो. ठीक है, तो आप डेफिनेटली वो उस चीज़ को आप समझने लग जाओगे. और अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर लो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो वहीं पे, फिर 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर वापस से आओ उस क्वेश्चन. अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करो, फिर उसके बाद वापस आओ. देखना आपका 1 सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा. ठीक है, स्टिल नहीं आएगा तो वो सेकेंडरी इश्यू हो गया, दैट मीन्स उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर था ही नहीं. ये मैं तब आपको टेक्निक बता रही हूँ अगर आपको उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आपकी कंफ्यूजन जो है ना वो इस तरह से दूर हो सकती है. ठीक है, तो ये टेक्निक्स को आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेंगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमें इसमें पूछा गया कि इन चारों ऑप्शंस में से सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेजर नहीं है जो. ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं. वी हैव मीन, मीडियन, ठीक है, एंड मोड. क्लियर, तो यहाँ पे देखते हैं मीन, मीडियन, मोड ऑप्शंस में है. देखो मीडियन है ऑप्शन में, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, मीडियन है, मोड भी है, मीन भी है. बट अगर ये हम सेंट्रल डेविएशन की बात करें ऑप्शन नंबर ए की, सो दिस इज नॉट द स्टैटिस्टिकल मेजर अंडर योर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दिस इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ना कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो कि आपके सिलेबस में नहीं थे JKSSB के, तो इसलिए मैंने इन पोर्शंस को टच नहीं किया. और वैसे भी ये क्रैश कोर्स है तो मुझे इसमें बिल्कुल अपने सिलेबस के साथ ही स्टिक रहना है. ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया. होपफुली अगर इन द नियर फ्यूचर अगर मुझे अटेम्प्ट करना पड़ा, दोबारा से ये कोर्स को स्टार्ट करना पड़ा, अगर आपका फीडबैक अच्छा है, अगर आप चाहोगे कि मैं करूँ, तो वो
उस तब की बात रही, ठीक है, तब हम देख सकते हैं, बट अभी फिलहाल अपने एग्जाम के लिए हमें फोकस्ड रहना है अपने सिलेबस पे। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन बट नॉट सेंट्रल टेंडेंसी। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर? मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आप अवेयरनेस की बात करते हो, मीन्स कितनी सेंट्रल वैल्यू से आप कितने दूर हो, ठीक है, तो आप वहाँ के डेविएशन की बात करते हो, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी में हम टूवर्ड्स द सेंटर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में कितनी सेंटर वैल्यू से जो बाकी वैल्यूज है कितनी डेविएटेड है, कितनी दूर हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिस्पर्स कितनी है वैल्यूज उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन बट नॉट central tendency. Clear? Okay. Which of the following is not a method to find arithmetic mean? AM stands for arithmetic mean here. Which of the following is not a method? इनमें से मेथड जो नहीं है, और आपको मैंने 3 मेथड्स बताए थे। नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इज शॉर्टकट मेथड एंड नंबर 3 इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और जो शॉर्टकट मेथड है वो भी मैंने बताया था, उसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं, तो इसलिए हम उसे शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं या फिर हम एज्यूम मीन मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो दैट मीन स्टेप डेविएशन आपको दिख रहा है, दैट मीन ये सही है। एज्यूम मीन मेथड भी है, ये भी सही है। डायरेक्ट मेथड भी है, ये भी सही। तो 3 ही मेथड थे, तो वो तीनों के ऑप्शन यहाँ पे दिख गए। अब दैट मीन ये जो 4th आ रहा है कार्ल पियर्सन, दिस इज नॉट द मेथड टू फाइंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये अलग से एक मेथड है, ओके, जो कोरिलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही आएगा, ये नॉट है। और आप कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, ये जो मैं आपको बताती रहती हूँ ना साथ साथ कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ, ये सिर्फ इसलिए है कि एक्सपीरियंस से पता चलता है कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो नॉट वर्ड है ना यूजुअली इग्नोर कर देते हैं कि नॉट पढ़ा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथड, अच्छा स्टेप डेविएशन भी है, डायरेक्ट भी है, एज्यूम भी है, हो सकता है 4th ऑप्शन में या 3rd ऑप्शन में बोथ ए एंड बी होता और डी में नन ऑफ दीज होता, ठीक है। तो आप हो सकता था बोथ ए एंड बी कर दो और यहाँ डी में हो सकता है कार्ल पियर्सन होता, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और अपने क्वेश्चन के भी हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो नॉट बोला गया तो इसलिए कार्ल पियर्सन आएगा। क्लियर? ओके, next question is the mid value of a class interval is 52. If the class size is 10, then the upper limit and lower limit of the classes are. Okay, mid value जो दी गई है क्लास इंटरवल की वो 52 है, मिड वैल्यू, ठीक है। और मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? 52 है इफ द क्लास साइज इज 10, और क्लास साइज भी बता दिया आपको कि 10 है। देन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल आर, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 52, दैट मीन दिस इज इक्वल्स टू 52। और आपको पता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी है वो आपको बतानी है। तो आप देख रहे हो यहाँ से भी आपको क्लियरली पता चल जाता है, अगर आप 52 से भी दोनों 10 का डिफरेंस है तो 52 से 5 इधर होगा लोअर लिमिट के लिए होगा और 5 जो होगा अपर लिमिट के लिए होगा। अगर आप सीधे शॉर्टकट टेक्निक ही फॉलो करो तो ऑब्वियस ही बात है ना, 10 है, 10 जो है वो उनकी विड्थ है, मीन्स क्लास साइज है। तो अगर 52 सेंटर में लाई कर रहा है दैट मीन 5 ऑब्जर्वेशन उसके बियॉन्ड होगी और 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो इसके बिलो होगी। तो दैट मीन्स आप 52 से 5 माइनस करो और 52 के साथ 5 प्लस करो। मैंने ये भी आपको टेक्निक बताई थी, या तो आप मिड वैल्यू के फॉर्मूले की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हो या फिर अदरवाइज आप सीधे शॉर्टकट टेक्निक फॉलो करो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ना आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर, आपको अपनी कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करना है, अपने टाइम को सेव करना है, ठीक है। कम से कम कैलकुलेशंस करनी है, अपना टाइम जितना ज़्यादा हो सके आपको उसको बचा के रखना है अपने बाकी क्वेश्चंस के लिए या फिर रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, सीधे 52 में प्लस माइनस, आपको मैंने बताया था जब भी लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो मिड वैल्यू से माइनस कर दो, जब भी आपको अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमेशा प्लस होगा। तो 52 में से अगर माइनस करें हम, 52 में से माइनस करें 5 तो कितना आ रहा है 47, और 52 में प्लस करें 5 तो कितना आ रहा है
57। दैट मीन्स मुझे दो लिमिट्स मिल गई, अपर लिमिट भी मिल गई और लोअर लिमिट। ये मेरी लोअर लिमिट होगी और ये मेरी अपर लिमिट होगी। क्लियर? सो हेयर 47 इज द राइट आंसर। नीदर 47.5 and 57.5 नॉर 47 and 37 एंड 57 and 47। ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर ऑप्शंस दिए जाते हैं। Clear? Okay, the next question is, if the mean of 5 items x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is 11, then the mean of first 3 observations is। अब आपको बोला गया है कि आपको फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना है। आपको उन्होंने यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो आपको 5 ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और उसका मीन भी बोला गया कि 11 है। दैट मीन्स आप कैसे निकालोगे? x प्लस 2 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। ठीक है, इन सबको डिवाइड कर दोगे, कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 5 ना, तो डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल्स टू योर 11। समझ आ रहा है आपको? सबका आप कर लोगे एलसीएम, ये सॉरी मीन निकालोगे। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आप प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 8, 6 अलग से कर लो, 4 अलग से कर लो, 2 अलग से कर लो। ठीक है, तो x अलग से हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। दैट मीन्स 5x प्लस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 6, 8, 5x plus 20 divided by 5, this is equals to 11। 11 5 is 55। कहाँ लिखना जाएगा? 5x plus 20, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ। 5x plus 20 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इज इक्वल्स टू 55। ठीक है, तो 5x इज इक्वल्स टू 55 माइनस 20, क्योंकि ये 20 यहाँ पे है तो यहाँ जाके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 5x इज इक्वल्स टू, अगर आप 50 में से 20 निकाला तो 30, 55 में से 25। ठीक है, 20, 30, 40, 45, 35। क्लियर? तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5, 35, 30, 40, 50, 55 हो गया। ठीक है, सो हेयर x इज इक्वल्स टू 9, 5 1 5, 5 7। ठीक है, तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई है 7। अब आप क्या करोगे? आपको पता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, आप इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर सकते हो और आपका आंसर यहाँ पे निकल सकता है। तो आप इसका कमेंट मुझे करोगे आज ही। ठीक है, जैसे जैसे आप मेरे क्वेश्चंस सॉल्व करते हो ना, साथ साथ अपना कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जो है वहाँ पे पुट कर सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली जब आप कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सीरियस है और वो फर्स्ट वीडियो से ही मेरे हर जो भी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ ना कि इस क्वेश्चन का कमेंट आप करिए, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उसको सीरियसली लेते भी हैं और करते भी हैं। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, इससे क्या है कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जिनको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ भी रहे हूँ और इनफैक्ट वो मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंटिंग। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व करो और बताओ मुझे, अगर आपको समझ आता है तो भी ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तब भी आप कमेंट करो कि मैम हमें ये नहीं समझ आया, आप हमें सॉल्व कराओ। तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ इस तरह से मैं क्वेश्चंस को कुछ कुछ छोड़ती हूँ सो दैट कि मुझे पता चले आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आप एफर्ट्स कर रहे हो या नहीं, आप अपना एफर्ट दो, अपना बेस्ट दो। अगर आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा मुझसे, फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में पहले इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। क्लियर? तो देखती हूँ, आपको अब कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और मुझे आंसर बताना कि क्या आंसर आता है इसका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the lower limits of the series 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 are lower limits बतानी है। अब आपको पता है ना lower limits कौन सी होती है, ये आपको सीरीज गिवन है। ठीक है, तो ये जो सीरीज गिवन है इसमें आपको बताना है कि लोअर लिमिट क्या है। तो आपको मैं बताती हूँ, आपको पता है, मुझे पता है आप सबको अब आता होगा इजीली।
30 to 40। तो ये 20 क्या है, अपर लिमिट है, और ये जो 10 है क्या है, ये लोअर लिमिट है। तो पहली वैल्यूज होती हैं सीरीज की, दे आर लोअर लिमिट्स एंड द सेकेंड वैल्यूज आर द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्या है, लोअर लिमिट, 20 क्या है, लोअर लिमिट, 30 क्या है, 40 एंड 50। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग है। क्लियर? ओके, मोड किसे कहते हैं ये तो सबको पता होगा ना। मोड मीन्स जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है। मीडियम मोस्ट वैल्यू को हम मोड नहीं कहते, ना ही मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियम मोस्ट वैल्यू को हम मीडियन तब कहते हैं जब हम उसे अरेंज कर लेते हैं इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लीस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू को भी हम मोड नहीं कहते हैं। नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन सी इज द राइट वन। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू को ही हम मोड कहते हैं। क्लियर? ओके, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट? द फर्स्ट स्टेप इन अ स्टैटिस्टिकल स्टडी इज, ये आपको पता है जब हम स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट करते हैं, सो इन दैट केस वी हैव 5 स्टेप्स। व्हाट आर दे? नंबर 1 इज कलेक्शन ऑफ डेटा। सो हियर द फर्स्ट स्टेप इन अ स्टैटिस्टिकल स्टडी इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। नंबर सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये जो है नंबर सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। नंबर थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, एंड नंबर फोर्थ इज एनालिसिस, दैट मीन ये जो है आपका नंबर फोर्थ है। लास्ट वन इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन थे, तो इसलिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा जो है दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्लियर? ओके, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इज, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वो सिंपल अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं, या कौन सा करेक्टेड मीन पूछ रहे हैं, या कंबाइंड मीन पूछ रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने कंबाइंड मीन पूछा है, कंबाइंड पे भी फोकस करना है आपको। ठीक है, तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला है, फटाफट से रिकॉल करो कि मैंने क्या बताया था आपको। ठीक है, मेरे बताने का पर्पस ये होता है कि आपके वो चीज़ें आपके ब्रेन में बैठ जाए, आपको पक्की हो जाए एकदम। आपको ऐसे टिप्स पे हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसे टिप्स पे एकदम से आप क्विकली, जब आपको कोई पूछे एकदम से आपके मुंह पे आंसर आ जाए, इस तरह से आपको अपना होल्ड बनाना है इस सब्जेक्ट पे। और मैं चाहती हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही हो, क्विकली आंसर दे दें, क्विकली बट विद एक्यूरेसी ऑल्सो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट वन इज xc combined mean is equals to x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n. Is it true? No. ये जो फॉर्मूला है ये गलत है, ये तो मीन का फॉर्मूला है। x बार इज इक्वल्स टू दिस बट नॉट xc बार। ठीक है, ये xc बार है, मीन्स कंबाइंड मीन का फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। नंबर सेकेंड इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस अप टू nn xn बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अप टू nn। ओके, नंबर थर्ड इज xc बार इज इक्वल्स टू n1 बार x1 प्लस n2 बार इंटू x2। n बार मीन्स n1 का मीन इंटू x1 प्लस n2 का मीन इंटू x2। तो ये फॉर्मूला भी गलत है और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन बी इज द राइट वन। व्हाई इज इट सो? क्योंकि इसमें हमारा फॉर्मूला यही रहता है n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज इंटू द मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेकेंड सीरीज इंटू मीन ऑफ द सेकेंड सीरीज। x2 बार इज द मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, तो मीन के लिए ही हम ऊपर x बार लगाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे हो गया? ठीक है, तो ये गलत था, ऑप्शन सी। क्लियर? अप टू n टर्म्स तक जा रहा है ये, सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 20. द 4 ऑब्जर्वेशंस आर 10, 15, 20 एंड 30. फाइंड द मिसिंग ऑब्जर्वेशन। देखो आ गया ना यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे अब आपको मिसिंग ऑब्जर्वेशन, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। और अभी भी JSA का एग्जाम जो था ना, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन आया था, नॉट कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था, ये नहीं मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग ऑब्जर्वेशन पे भी क्वेश्चन आया था। ओके, तो यहीं से आपको पता चल गया कि 5 ऑब्जर्वेशन है हमारी सीरीज में और उसका अर्थमेटिक मीन क्या है? 20। क्लियर? तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है? 1 मिनट। ओके, n इज इक्वल्स टू 5 and x bar is equals to
20 और 4 ऑब्जर्वेशंस हैं 10, 15, 20 एंड 30। अब आपको मिसिंग ऑब्जर्वेशन बतानी है, तो मिसिंग ऑब्जर्वेशन को हमेशा x ले लेना चाहिए, ठीक है। तो मीन कैसे हम निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला आपको पता है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये x5 हो गया। तो x1 कौन सा हो गया, ये 10, x2 15, x3 20, x4 30। तो फिफ्थ वैल्यू आपको x5 ले लो या x ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। सो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 5, क्लियर। और मीन भी आपको वैल्यू दी हुई है, मीन की वैल्यू क्या है 20। 20 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 50, 60, 70, 75, 75, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 75 प्लस एक्स, क्लियर। 75 प्लस एक्स हो गया यहाँ पे, और अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी 75 को यहाँ ले जाऊँगी। आपको समझ आ रहा है ना, मैं फिर से बताती हूँ, थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है यहाँ पे। ओके 20 इज इक्वल्स टू, ये 20 हमारा क्या है मीन है, ठीक है। 20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, प्लस 30 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 5। तो इसको 5 को मैं ऊपर ले जा सकती हूँ, तो 5 टू ज़ 10, 100, 100 इज इक्वल्स टू, अगर इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करूँ तो आ रहा है 75, 30 प्लस 20, 50, 60, 70, 75, ओके 75 प्लस एक्स, क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की, तो मैं 75 को वहाँ ले जा सकती हूँ ना, और एक्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस 75, तो कितना रह गया 25, दैट मीन एक्स इज इक्वल्स टू 25। 100 में से 75 माइनस करोगे, सो ऑप्शन सी इज द राइट वन, ठीक है। ऑप्शन ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ओनली द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको देखो सीरीज गिवन है, ओके ये आपको सीरीज गिवन है, तो इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आपको ये कंप्लीट करना है, और इसका जैसे ही आप कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लीज़ कोशिश करो कि जो मैं बोलती हूँ उसको आप, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, और जैसे ही आप सॉल्व कर लेते हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। आई एम thirsty of it. Okay, next question is the statistical measure not affected by extremely large or small observations. ऐसा statistical measure, अब देखो तभी मैंने इसको थोड़ा सा नॉट को कैपिटल लेटर्स में रखा है। आजकल जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव मैक्सिमम एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, उनको पता है ना, स्टूडेंट्स मोस्टली कमिट मिस्टेक करते थे यहाँ पे, कि वो नॉट को जो है ना पढ़ते ही नहीं थे, उनको लगता था अच्छा होने की बात हो रही है यहाँ पे, बट नहीं, वो नॉट को भूल जाते थे, स्किप कर देते थे। तो इसलिए अब उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी हमारी, कि उन्होंने नॉट को वो कैपिटल में लिखते हैं, कि वो खुद में ही फोकस हो जाता है, नॉट सबसे पहले पढ़ने में आता है, तो नॉट पे देखते ही हमारी नज़र पड़ती है, और पहले फिर हमें लग जाता है नहीं यार इसमें नॉट की बात की गई है, जो नहीं है उसके बारे में बताना है। सो द स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट नहीं होता है, वो कौन सा होगा। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, डेफिनेटली होती है, जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होगी उतनी ज़्यादा डेविएशन ज़्यादा होगी। हार्मोनिक मीन में भी डेफिनेटली वैल्यू अगर बड़ी होगी, जैसे सपोज करो 2, 3, 4 है, तो आसपास ही है, तो हार्मोनिक मेरा मीन जो होगा वो इनके आसपास छोटी वैल्यू होगी। अगर मैं 4 ऑब्जर्वेशन ले लूँ और 4th ऑब्जर्वेशन मेरी 99 हो, तो एकदम से मेरा जो ये है ना सीरीज, इसका एकदम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, और अब मेरा मीन जो होगा इसके आसपास नहीं होगा, बल्कि समवेयर बिटवीन 90s 80s इस तरह से हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्ट होता है हार्मोनिक मीन, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, चाहे वो हार्मोनिक मीन की बात करें, लेकिन आपका जो मीडियन है ये इफेक्ट नहीं होता। समझ आ रहा है आपको कैसे नहीं होता। देखो जैसे अगर मैं बोल रही हूँ 2, 3, 4 एंड 90 है, और यहाँ पे मैं 80 ले लूँ, मीडियन ने जो निकल के आना है वही निकल कर आएगा, उसको ये नहीं फर्क पड़ रहा उसको, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है ना, तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी लास्ट वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी हैं।
जस्ट हायर या स्मॉल ऑर्डर में मैंने अरेंज करना है अपने डेटा को, और क्योंकि मुझे सेंट्रल मोस्ट वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। तो जस्ट पोजीशन वाइज मैं अपनी सेंट्रल मोस्ट टर्म को निकाल सकती हूँ, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है मुझे। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट की मुझे हर एक ऑब्जर्वेशन को लेके फिर कैलकुलेशन करनी है, तब मुझे एक्सट्रीम वैल्यू से फ़र्क पड़ेगा। एक भी वैल्यू बड़ी आ गई छोटी आ गई तो मेरी कैलकुलेशंस में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 90 की बजाय 190 भी हो जाए, 390 भी हो जाए, मेरा मीन जो सेंटर में आना है वही आएगा। क्लियर? ओके, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट वन। Okay, proceeding to the question number 12, that is the middle value of the distribution after arranging either in ascending or descending order is called, जब हम अपने डेटा को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जाके जो हमें मिडल वैल्यू मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? आपको पता होगा, उसे हम कहते हैं मीडियन। इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, नीदर मोड नॉर मीन। क्लियर? सो इट इज ऑप्शन ए। Okay, next question is, you have to do question number 10 on your own. Okay. Okay, next question is question number 14. No, not 14. Question number 13. What will be the new mean if it is known that for a group of 10 students scoring an average of 60 marks, the best paper was wrongly marked 80 instead of 70? कह रहे हैं कि न्यू मीन क्या होगा। आपको न्यू मीन बताना है कि न्यू मीन क्या निकल के आएगा। अगर आपको पता चले, इफ इट इज नोन दैट फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 10, स्कोरिंग एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, दैट मीन्स एक्स बार कितना आ गया? एवरेज ऑफ ना, तो एवरेज ऑफ मीन्स एवरेज इज इक्वल्स टू 60, मीन्स योर मीन वैल्यू इज गिवन। द बेस्ट पेपर वॉज रॉन्गली मार्क्ड 80, रॉन्गली मार्क्ड हो गया वो 80, जबकि उसको क्या होना था? 70 होना था इंस्टेड ऑफ 70। तो 70 इज योर करेक्टेड आइटम एंड 80 इज योर रॉन्ग आइटम। तो दैट मीन्स ये कौन सा क्वेश्चन है? करेक्टेड मीन वाला। तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग करेक्टेड मीन। क्लियर? तो वो आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे और उसकी हेल्प से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैं करके बताऊँ, ये आप कर सकते हो, कर लेते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, n इज इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स सबसे पहले हमारे 3 स्टेप्स में मैंने इससे डिवाइड किया था, आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी उस सीरीज़ को देखो, उस लेक्चर को अटेंड करो, उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली भी MCQs में ना हो, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ सजेशंस दी होती हैं, कुछ वहाँ पे ट्रिक्स बताई होती हैं। तो आप हर एक लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करो, उसके बाद आप MCQs को सॉल्व करो। आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, आपको खुद में ही अपना डिफरेंस फील होगा, आपकी प्रोग्रेस भी आपको पता चलेगी, और आपके आपके स्टेज पे आपको लेवल भी पता चलेगा कि आप किस लेवल से कहाँ तक पहुँच गए हो यूनिट 5 के कंप्लीशन मोड पे पहुँचने तक। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपको खुद ही डिफरेंस फील हो जाएगा जब आप अगर मेरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से लेके अभी तक अगर फॉलो कर रहे हो तो। ओके, इनकोरेक्ट फर्स्ट स्टेप है, हमें इनकोरेक्ट समेशन एक्स निकालना है। इनकोरेक्ट समेशन एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स बार एंड एन एक्स बार इज इक्वल्स टू योर n is 610 and x bar is 60, so this is equals to 600, 60 into 10 is equals to 600। तो इसको आप लिख सकते हो। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि स्क्रीन छोटी है ना तो मुझे एक एक स्टेप में ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज करेक्ट। अब मुझे करेक्ट समेशन एक्स निकालना है। करेक्ट समेशन एक्स निकालने के लिए मुझे इनकरेक्ट वाला भी चाहिए, जो कि कितना था? 600। अब सीधे है, जो करेक्टेड आइटम है उसको प्लस कर लो, जो जिसे हटाना है उसको रिमूव, क्योंकि हटाने वाले को मैं निकालना है ना, तो निकालने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो -80 प्लस 70, क्योंकि 70 क्या है? करेक्टेड आइटम है। क्लियर? तो 600 प्लस 70 हो गया 670 माइनस 80, तो कितना हो गया ये? 595, isn't it? 5 8 595, नो 590, एक मिनट, 11 12 13 14 15
570, 570, 570. What happened to me? Okay, 1 minute. Sorry friends, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये लिख नहीं रहा। क्या हो गया, हैंग हो गया ये। बेस्ट आ गया। करेक्टेड समीशन x इज इक्वल्स टू 670 में से हम 80 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 670 में से 80 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 90, ठीक है, 590 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 590 और अब उसके बाद क्या होगा, फिर से डिलीट करना पड़ेगा। आई होप ये हैंग ना करे। तो हमारे पास करेक्ट समेशन x निकल के आया 590 और मुझे ये भी पता है मेरे पास n कितना था, 10। क्लियर। अब मेरा ये था सेकंड स्टेप, अब मेरा थर्ड स्टेप यहाँ पे हो जाएगा होपफुली कंप्लीट। अब मुझे निकालना है करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कितना निकलेगा, मुझे पता है करेक्ट समेशन x डिवाइडेड बाय n, ही है ना समेशन x डिवाइडेड बाय n। लेकिन अब समेशन x कौन सा लेना है मुझे, करेक्टेड वाला। क्लियर। तो करेक्टेड वाला समेशन x कितना निकल के आ रहा है, 590 और डिवाइड करना है मुझे 10 से। अब देखो यहाँ पे 10 कट गया तो पीछे मेरे पास कितना बच रहा है, ओनली 59। तो 59 मुझे अब देखना ऑप्शन में कहाँ लाई कर रहा है। 59 is lying in the option number B. So here B is the right one. Clear? Neither option A, neither option C, neither option nor option D. ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे ना 0.5 से ही आपका गैप बढ़ जाएगा। तो आपको लगेगा 0.5 वाला मे भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो आपको कैलकुलेशंस करनी है अच्छे से। ओके। अगेन अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आ गया है। कितने क्वेश्चन है इस पे, अच्छा ये वही था। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये आपको डेटा दिया गया है, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ये आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने वेट्स दिए हैं। अभी तक हम जो देते थे वहाँ पे मार्क्स कह सकते हो या आइटम्स कह सकते हो, उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो या वेट हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मीन्स यहाँ पे फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। अगर फ्रीक्वेंसी की बात है तो हम मीन कैसे निकालते हैं, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे भी मीन निकालने का सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे भी हम मीन कैसे निकालेंगे, समेशन वहाँ पे एफ की जगह यहाँ पे डब्ल्यू, क्योंकि वेट है ना तो डब्ल्यू ले लेंगे। तो डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, सेम फॉर्मूला, जस्ट एफ की जगह अब आप डब्ल्यू लिख दोगे। तो कैलकुलेशंस आपने वैसे ही करनी है, 10 इंटू 6, 15 इंटू 9, 20 इंटू 4, 80, ठीक है, 250, देन 5 3 150, देन 35 इंटू 2। तो इस तरह से ही आप सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका टोटल कर दोगे और डिवाइड कर दोगे इसी के टोटल से, समेशन ऑफ वेट्स के, ठीक है। तो सेम जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था ना, वो डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करो और आप अपने मुझे कमेंट्स बता दो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके। तो ये आप करके दोगे मुझे, सॉल्व आप ही करोगे इसको। तो ज़्यादा असाइनमेंट नहीं है, 2 या 3 ही क्वेश्चन होंगे। Okay, question number 15th is the sum of deviations of the observations from their arithmetic mean is always equals to। देखो ये मैंने आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मैं क्वेश्चन पुट करूँगी और उसमें मैं आपको क्लियर कर दूँगी। जो चीज़ें वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई थी क्योंकि मैं MCQs में उसको क्लियर कर देना था मुझे, तो टाइम भी बचाना है मुझे थोड़ा सा, इसलिए। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास 3 आती हैं। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं कि जो हम जब भी हम डेविएशंस का सम करते हैं ना, और उन डेविएशंस का सम कहाँ से करते हैं, जब हम अर्थमेटिक मीन से करते हैं। दैट मीन सम ऑफ डेविएशंस। यार ये हैंग क्यों कर रहा है, ओके। द सम ऑफ मीन्स, सम मीन्स समेशन, डेविएशन, डेविएशन मीन माइनस हो रहा है। किसको माइनस कर रहे हैं हम, ऑब्जर्वेशंस को। डेविएशंस
आई, एक्स आई या एक्स, किससे डेविएशन कर रहे हैं? फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मीन्स एक्स बार, दैट मीन एक्स आई माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको हम इक्वेशन में लिखें तो इस तरह से लिखते हैं, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसको अगर स्टैटिस्टिकली लिखना हो तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। इसको आप मार्क कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसको बोलने में क्या कहते हैं कि सम ऑफ डेविएशंस, जब हम डेविएशन में हम माइनस करते हैं किसको, एक्स वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं एक्स मीन से, तो जो उसका टोटल होगा वो हमेशा जीरो के बराबर ही होगा। ये आप करके देखना, अगर मैं एक्स ऑब्जर्वेशंस ले रही हूँ ना, जैसे सपोज करो मैंने 2, 3, 4 लिया है और इसका मीन लेटर सपोज कि इसका मीन जो है वो 3 आ रहा है। अब मैं x माइनस ए एज्यूम, अगर x माइनस एक्स बार करती हूँ, सॉरी x माइनस एक्स बार मीन से अपनी ऑब्जर्वेशंस को माइनस करती जाऊंगी, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1, तो -1 और +1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। इसलिए हम बोलते हैं कि हम एज्यूम मीन लेते हैं, इसलिए वो जो मेथड था ना सेकंड वाला इन द केस ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन, तभी हम एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। वहाँ पे हम मीन से नहीं माइनस करते हैं। आपके दिमाग में हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया गया हो कि मैम हम मीन से भी तो माइनस कर सकते थे, एज्यूम मीन क्यों लिया? इसलिए हम एज्यूम मीन खुद से लेते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन ना माइनस में ना आए। मीन से हम लेंगे ना तो हमेशा हमारा जो इनका जो सम होगा ना, ये जो हम की कर रहे हैं, ये हमेशा जीरो ही आएगा अगर हम डेविएशंस लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार की। तो इसका जब हम टोटल करेंगे इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुआ आपको कैसे आया जीरो? अगर नहीं समझ आया वीडियो को रीप्ले करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, स्टिल नहीं समझ आता आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, moving ahead with the next question, what is it? The arithmetic mean of 4 items 3, 5, 8, 12 is 7 if 2 is added to each observation. आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, दैट मीन एक्स बार दिया है किसका, 4 आइटम्स का। व्हाट आर दे, ये जो 3, 5, 8, 12 है ये 4 आइटम्स है और इसका अर्थमेटिक मीन इन्होंने दिया है 7। अब ये कह रहे हैं इफ 2 इज एडेड टू ईच, ये क्वेश्चन ना ध्यान से देखना, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 4 आइटम्स। अब कह रहे हैं इन सभी आइटम्स के साथ हम 2-2 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 2 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और हम 12 में भी 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, 3 + 2 5 हो गया, फिर 5 + 2 7 हो गया, फिर 8 + 2 10 हो गया, ठीक है, 12 + 2 14 हो गया। दैट मीन्स अब मुझे इन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना पड़ेगा, दैट विल बी माई न्यू मीन। ऐसे भी कर सकते हो, बट अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका टाइम बहुत ही प्रीशियस है एंड यू हैव टू सेव दैट टाइम, ठीक है, इन सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। तो बेस्ट टेक्निक इज आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ही नहीं। क्यों नहीं करोगे? अगेन ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को लेफ्ट आउट कर दो, आप छोड़ ही दो, नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ। कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है, कोई प्लस कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, कोई ऐड इसमें यहाँ पे आपने वैल्यूज ऐड नहीं करनी है, फिर नया मीन निकालना है, नहीं। सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो, टेक्निक कह सकते हो। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना जहाँ पे आपको बोला गया हो कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 और 5 और 6 और वट एवर द नंबर इज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन आर दिस, आर 3, 5, 8, 12 इज दिस। इफ 2 इज एडेड, लेट अस सपोज यहाँ पे हो सकता है इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड, इफ 2 इज डिवाइडेड, इफ 2 इज मल्टीप्लाइड, इस तरह से हो, ऐड हो सकता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड भी हो सकता है, या फिर डिवाइड भी हो सकता है, डिवाइड का साइन है ये, है ना, डिवाइड भी हो सकता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस हो तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जितना नंबर बोला गया ना कि 2 इज ऐड करने के लिए बोला है, वो आपका जो अर्थमेटिक मीन है उसमें ऐड कर दो, सिंपल। 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9, सो हियर द 9 इज द राइट वन, है ना, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप देखना इसका जो 5, 7, 10 एंड 14 इनको सॉल्व करके देखना, इनका जो मीन निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9 ओनली। क्लियर? लेकिन आपको इतना दूर नहीं जाना है, आपको ना ही पहले एडिशन करनी है उसके बाद उनका मीन निकालना है, कुछ नहीं करना है। 2 इज एडेड बोला गया है तो सिंपली जो अर्थमेटिक मीन दिया गया उसमें ऐड करो 2 को,
तो 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9। अगर यहाँ पे इस तरह से होता है, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड टू ईच ऑफ द 4 आइटम्स, अब आप ये नहीं करते कि 3 - 2 1, 5 - 2 3, 8 - 2 6, 12 - 2 10, नहीं, ये नहीं करना है। आपको बोला गया कि इफ 2 इज subtracted to each of the 4 items, then what will be the new mean? 7 - 2, सीधे 7 - 2 is equals to 5, that means 5 आएगा। आप इसको घर पे सॉल्व करके देखना, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना क्या यही आया ना। अगर आपने न्यू मीन किया, अगर आपने ऑब्जर्वेशंस में से -2 किया और उसके बाद आपका आंसर यही आया नहीं कैलकुलेशंस करके, जो कि हम डायरेक्टली इससे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टेक्निक है, तो यही आपको फॉलो करनी है। Okay, so the right option is option number A. Okay, next question is arithmetic mean of 2, 4, 6, 8, 10 is. सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस भी JKSSB में आते हैं। कई बार मैंने बोला ना, पैटर्न अगर बिल्कुल सिंपल हो तो सिंपल क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, व्हाट इज 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? x bar is equals to x bar is equals to 2 + 4 + 6 + 8 + 10. And how many observations are there? 1 2 3 4 and 5. Clear? अब इसको प्लस कर लो, कितना आ रहा है? 8 10 + 8 18 20 26 30. That means 30 divided by 5, and 5 6 are 30. That means 6 is your answer. तो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है 6? Yes. ऑप्शन सी इज द राइट वन, ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 64 एंड 512 512 इज, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन ये सिंपल ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ये सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है, मीन्स इंडिविजुअल सीरीज वाला, क्योंकि कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है यहाँ पे। क्लियर? तो अब इसको हम ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला था? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला G इज इक्वल्स टू x1 × x2 × x3, और बाहर आ गया n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? n इज इक्वल्स टू 3, एंड व्हाट आर दे? 8 64 एंड 512। तो कैसे करेंगे? G इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 आ गया, 8 × 64 × 512। इस तरह के जब भी ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस काफ़ी बड़ी हो जाती है ना, तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे। कोई स्क्वायर रूट वाला होगा, आपको चेक करना है ये कोई स्क्वायर रूट तो नहीं बन रही, ये कोई क्यूब रूट तो नहीं बन रही है, ठीक है, ये कोई 4 का मल्टीपल तो नहीं है। तो इस तरह से आप चेक करोगे तो ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उनको भी पता है ना आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वो वैसे ही आपको क्वेश्चंस भी पुट करते हैं जिसमें ज़्यादा हैवी कैलकुलेशंस ना हो, जो आप इजीली विद इन फ्यू मिनट्स आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इतना हार्ड एंड फास्ट कोई टफ एग्ज़ाम नहीं सेट किया जाता है। हर लेवल ऑफ स्टूडेंट को देखते हुए ही हमेशा पेपर सेट किया जाता है मोस्टली। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 8 और 64, अगर 8 को हम एज इट इज़ रखें, 8 8 ज़ा 64, दैट मीन ये जो 64 है ये 8 का ही स्क्वायर है, और ये जो 512 है ये 8 का ही क्यूब है। देख रहे हो आप? तो इस तरह से क्या हुआ, ये 8 का स्क्वायर और 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 का ही क्यूब निकल के आ रहा है, ठीक है, तो ये भी 8 का क्यूब बन गया, ये भी 8 का क्यूब बन गया, और बाहर ऑब्जर्वेशन भी 3। अब ये 3 यहाँ से भी क्यूब रूट कट गया और ये वाला भी क्यूब रूट कट गया, तो G इज इक्वल्स टू 8 × 8 इज इक्वल्स टू 64। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना निकल के आया? 64। समझ आया आपको मैंने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने क्या करा है, मैंने इनकी पेयरिंग कर ली है। मुझे पता है कि ये क्यूब रूट बन रहा है, तो मैंने इसका क्यूब रूट बना लिया सो दैट कि मेरी क्यूब कट जाए। तो ये पेयरिंग कर ली मैंने, तो ये दोनों को मिला के 8 का क्यूब बन गया। 8 खुद में ही है और 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का क्यूब। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, बेस सेम होगी, पावर्स ऐड होगी, 2 + 1 3, तो 8 का 3 इंटू 8 का 3, 8 का 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है, तो इसलिए मुझे 8 8 ज़ा 64 आंसर मिल गया। ए ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, सो इफ मीडियन इज 280 एंड मीन इज 310, व्हाट विल बी द मोड? अब ये भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और ये अभी भी जीएसए के एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन
कह रहे हैं अगर मीडियन आपका 280 हो, मीन आपका 310 हो, तो मोड क्या होगा। तो इसके लिए आप पूरा कोई सॉल्व नहीं करोगे आप क्वेश्चन को। यहाँ पे मोड का फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वहाँ पे मैंने लेक्चर में नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। सो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ से हो सकता है कभी मोड का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी वो मीडियन की भी वैल्यू पूछ सकते हैं कि भाई मोड आपको ये वैल्यू गिवन है, मीन की ये वैल्यू गिवन है, तो बताओ मीडियन क्या है। तो जस्ट ट्रांसपोजिंग की हेल्प से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मीन पूछा गया तो मीन भी निकाल सकते हो, अगर मीन पूछा होगा तो मोड और मीडियन आपको गिवन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे मोड पूछा है तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको यही याद रखना है। सो हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन, 280। मीडियन इज 280, दैट मीन्स 3 इंटू 280 माइनस 2 इंटू 310, ये आ गया। फिर से लिख लेते हैं, मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन 280 माइनस 2 इंटू 310। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आगा, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 840 माइनस 620। ठीक है, 840 में से 620 माइनस करो तो कितना होता है 220। 600 7 8 200 एंड 40 माइनस 20 इज 20। तो यहाँ पे मोड की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है 220, सिंपल। ठीक है, अब आपको अगर मीडियन निकालने के लिए बोला जाता तब भी आप निकाल सकते थे, फिर आपको मोड और मीन वैल्यू गिवन होगी। सो हियर द आंसर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर। What is the next question? The sum of square deviations is minimum when taken from mean. Option B is the right one. सेम जैसे वहाँ पे मैंने आपको पहले इक्वेशन आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0, बट यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस इज मिनिमम। यहाँ पे दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये मिनिमम होगा अगर मैंने मीन से डेविएशन लिया है। तो वो कहते हैं कि इनका सिर्फ स्क्वेयरिंग करो, ये हटा दो तो ये 0 होगा, लेकिन अगर मैं स्क्वेयर कर दूंगी फिर 0 नहीं होगा, फिर वो मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, इसीलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मीन से लोगे आप डेविएशन करोगे तो उसका सम करोगे, दैट मीन्स सम करोगे मीन से डेविएशन करके तो वो हमेशा 0 होगा, लेकिन अगर स्क्वेयर करोगे तो वो मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा, अगर हम मीन से माइनस करेंगे तो। ठीक है, सो इट इज minimum when taken from mean only, not from mode, not from median. ठीक है, none of these भी नहीं होगा, तो it is always minimum in the case of mean. Clear? When deviated from mean value. Which one of the following statistical measures is based on all the observations? सभी observations पे कौन सा based है measure? रेंज है, आपको पता है रेंज में क्या करना होता है, सिर्फ मुझे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए होती है और लोएस्ट वैल्यू चाहिए होती है, बीच की कोई ऑब्जर्वेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ पूरी सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए और एक लोएस्ट वैल्यू चाहिए, बस। दैट मीन ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मोड में भी मुझे क्या चाहिए होता है, सिर्फ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिस क्लास में लाई कर रही है मुझे सिर्फ उसी वैल्यू से मतलब है, उसी क्लास से मतलब है। ठीक है, फिर उसी की फ्रीक्वेंसी लेनी है, एक F1 एक F0, सारी ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए। क्लियर, दैट मीन यहाँ पे भी कुछ ही ऑब्जर्वेशंस की बात की जाती है। कर्टाइल डेविएशन में भी कुछ ही ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन था तो ये मैंने डिस्कस नहीं किया, बट इसमें भी हम कर्टाइल्स की बात करते हैं। जस्ट लाइक मीडियन में हम एक मीडियन लेते हैं, यहाँ पे हम 2 कर्टाइल्स की बात करते हैं, Q1 एंड Q3। तो यहाँ पे भी हम सभी ऑब्जर्वेशंस को नहीं लेकर चलते हैं। इट इज़ ओनली वन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हो सकता है, हार्मोनिक मीन हो सकता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है। तो मीन है जो कि बेस्ड होता है सभी ऑब्जर्वेशंस पे। क्लियर, सो हियर द राइट वन इज द ऑप्शन नंबर डी। ओके, वी आर लेफ्ट ओनली विद one question number 22, and what is it? Find the median of the following series. इसके साथ हम इस यूनिट को वाइंड अप कर देंगे। क्लियर, What is the median of the following series? अब देखो बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देंगे, इस सीरीज का मीडियन बताना है। अब इस सीरीज का मीडियन ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 15 हो जाएगा, नहीं, या 20 हो जाएगा, नहीं,
ये भी नहीं है। हम इसको सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या, मैं वहाँ पे बता के थक गई थी कि बार बार मैंने बोला कि सबसे पहला स्टेप है आपने इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, इट्स योर चॉइस, completely your choice. So we have to arrange this data first. 5, 6, 7, 8, 9. Then what comes next? 12. Then 12 के बाद 12. Then 15. Then 20. And the last one is 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. दैट मीन्स ये 9 नंबर्स है ना, दैट मीन्स ये ऑड सीरीज की बात हो रही है। ठीक है, अब ऑड सीरीज की बात हो रही है तो अब देखो सिंपल है। ऑड सीरीज में मैंने आपको टेक्निक बताई थी, आपको n+1/2 इस तरह से नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो यू आर फ्री टू डू इट, बट आपको टाइम सेव करना है तो यहाँ से 4 ऑप्शंस निकालो और यहाँ से 4 ऑप्शंस निकालो। 1, 2, 3 and 4 हो गया, आपके पास एक ही ऑब्जर्वेशन बचा है। You are left only with one value and that is 9. But after arranging the data either in ascending or descending order, not in the raw data. Clear? आपको डायरेक्टली इसमें रॉ डेटा में नहीं देखना है, अदरवाइज आपका गलत आंसर आ जाएगा। आपको सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना है। जैसे ही डेटा को अरेंज किया 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, ठीक है, 20, 30। तो अब आप यहाँ से देखो 4 यहाँ से बच के 4, तो यू आर लेफ्ट ओनली विद 9। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 9। नीदर ऑप्शन ए, नीदर ऑप्शन सी, नॉर ऑप्शन डी। क्लियर? तो इसके साथ आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया। आई रियली होप आपको सबको समझ आया होगा। आपके कोई डाउट्स है, आप मोस्ट वेलकम कि आप अपनी क्वेरीज को मेरे साथ एड्रेस कीजिए। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, तो इस यूनिट को अब हम वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए यूनिट के साथ आएंगे और नई होप के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो।